morning, dear students. In the previous class, we have discussed about the disorders of the immune system. In this topic of disorders of immune system, we said that allergies are to be considered. Secondly, there will be autoimmune diseases which are also a part of immune system disorders. And third are immunodeficiency diseases. So these three types of disorders were included in the disorders of our immune system. कई बार हमारी इम्यून सिस्टम में भी डैमेज या डिसऑर्डर हो जाता है, राइट? तो इनमें हम एलर्जीज को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एलर्जीज जो होती हैं वो एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है टू अ पर्टिकुलर एंटीजन. सो हियर hypersensitive response induces the production of more amount of IgE antibody and chemicals like histamine and serotonin from the mast cells, and as a result there will be dilation of the blood vessels and capillaries, due to which the fluids present in the capillaries, the plasma and the other fluid, that is going to just move out of these capillaries. And as a result, nearby tissue can swell up, it can result into inflammation. Common symptoms were running nose, watery eyes, wheezing or sneezing, right? These were rashes on the skin. These were some of the common symptoms of any allergy. We have discussed that diseases included in this allergy can include hay fever, asthma as well as anaphylactic shock. Now, we are moving on to the next very important disorder of immune system, which are the autoimmune diseases. Students, हमें ये चीज पता है कि हमारी इम्यून सिस्टम की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है. ये यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है that it has an ability to recognize the self antigens and foreign antigens. और किसे डैमेज करता है, किसे किल करता है? सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एंटीजेंस को किल करता है, क्योंकि एंटीजेंस तो हमारे आरबीसी पर भी है, एंटीजेंस हमारे बी सेल्स, टी सेल्स पर भी है, पर ये एंटीजेंस जो है वो सेल्फ एंटीजेंस है. तो हमारी इम्यून सिस्टम के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि रिकॉग्नाइज करना किसे? फॉरेन एंटीजन को, और उसे डैमेज या उसे इरेडिकेट करना बॉडी में से. बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती. मतलब कौन से सेल्स, कौन से एंटीजन सेल्फ हैं और कौन से एंटीजन या प्रोटीन नॉन सेल्फ है, इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, और नॉन सेल्फ की जगह पे सेल्फ सेल्स या सेल्फ मेड प्रोटीन्स को ही ये डैमेज कर लेती है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर पार्ट में मैलफंक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? ऑटो इम्यून डिसीजेस. So let us note down the first point, that our immune system has a unique property of destroying फॉरेन एंटीजेंस, राइट? हमारी इम्यून सिस्टम की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? फॉरेन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करना, उन्हें किल करना और उन्हें बॉडी में से रिमूव करना. ये हमारी इम्यून सिस्टम का मेजर रोल है. बट समटाइम्स इट fails to recognize self and non-self antigens, thus damages self proteins, leading to malfunction of that organ or
टिश्यू, राइट। क्या लिखा है मैंने कि हमारी इम्यून सिस्टम की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और फॉरेन एंटीजन्स को बॉडी में से रिमूव करना, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। पर कई बार हमारी इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। सेल्फ एंटीजन्स जो है उन्हें हमें कोई हार्म नहीं करना है, राइट, because they are very important for working of immune system, but sometimes as it is not able to recognize or you can say differentiate नहीं कर पाता between self antigen and नॉन सेल्फ एंटीजन, और नॉन सेल्फ एंटीजन को रिमूव करने की जगह पे ये सेल्फ एंटीजन्स और उनमें से बनने वाले जो प्रोटीन्स, उनके एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स हैं, उन्हीं को क्या कर देते हैं, हार्म करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस। दिस इज known as autoimmune diseases। तो ऐसे ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं। अब ऑटो इम्यून डिसीजेस जो है वो दो रीजन से होते हैं, राइट। देयर आर टू मेन रीजंस फॉर ऑटो इम्यून डिसीज टू अकर। द फर्स्ट वन इज genetic factors। फर्स्ट रीजन फॉर हैपनिंग ऑफ ऑटोइम्यून डिसीजेस, जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि कई इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू ऑटोइम्यून डिसीज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल, राइट। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, कई बार जीन्स जो है वो थोड़े अबनॉर्मल हो जाते हैं। जो जीन्स टी सेल प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के काम आते हैं, वही जीन्स में ऑल्टरेशन होने की वजह से ऐसा हो सकता है दैट द पर्सन माइट सफर फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसीजेस। क्या कह रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिसीजेस के मेनली दो रीजंस हैं। पहला रीजन है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब कई बार जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू एन ऑटो इम्यून डिसीज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। Now, these individuals might have, ऐसा तो 100% नहीं पता है कि क्यों होते हैं, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि जो जीन्स टी सेल प्रोडक्शन या बी सेल प्रोडक्शन या एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही जीन्स अगर एबनॉर्मल हो जाए, वही जीन्स जब प्रॉपरली फंक्शन ना करे, रिस्पेक्टिव प्रोटीन सिंथेसाइज ना कर पाते हो, तो उन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है दैट पर्सन माइट सफर फ्रॉम द ऑटोइम्यून डिसीजेस, राइट। वुमेन्स आर मोर ससेप्टेबल टू ऑटोइम्यून डिसीजेस कंपेयर टू मेल्स। वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं ये डिसीजेस कंपेयर टू द मेल्स। Another factor that is responsible is the environmental factor। अब environmental factor में कई बार क्या होता है कि कई टॉक्सिन्स जो रिलीज होते हैं फ्रॉम सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, और देयर कैन बी पेस्टिसाइड्स, और देयर कैन बी सर्टेन केमिकल्स that can induce an autoimmune disease। कई बार ऐसा होता है कि कोई मेडिसिन आप ले रहे हो and that medicine is not suitable for you, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि you might suffer immediately or suddenly from an autoimmune disease which you might have not faced ever in your lifetime, right। इसलिए कई बार क्या होता है कि कोई टॉक्सिन या कोई केमिकल कोई ड्रग ऐसा होता है, कोई मेडिसिन ऐसा होता है जिसकी वजह से भी ऑटो इम्यून डिसीजेस जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। तो ये कोई भी रीजन हो सकता है फॉर द ऑटो इम्यून डिसीज टू अकर। एक होता है जेनेटिक फैक्टर, राइट, जीन्स में एबनॉर्मेलिटी जो हो जाती है उसकी वजह से शायद हो जाते हैं, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जहाँ पे कोई टॉक्सिन्स, कोई केमिकल्स, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई ड्रग्स की वजह से शायद ऑटो इम्यून डिसीज इंड्यूस हो जाते हैं। वॉट एवर इज द रीजन, ऑटो इम्यून डिसीजेस में एक प्रोटीन है जो सी रिएक्टिव प्रोटीन कहलाता है। दिस सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीजेस इन इट्स अमाउंट।
हर एक ऑटो इम्यून डिसीज में ये चीज देखने को मिली है दैट इट इज अ टाइप ऑफ इंफेक्शन जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन का अमाउंट जो है वो ब्लड में काफी बढ़ जाता है और उससे सस्पेक्ट कर सकते हैं दैट मे बी द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम द ऑटो इम्यून डिसीजेस। यहाँ पे एक और चीज होती है कि जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है और जो टी सप्रेसर सेल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। सो टी हेल्पर सेल्स increases in amount and T suppressor cells decreases in its number। हर एक ऑटो इम्यून डिसीज में ये देखने को मिला है कि टी हेल्पर सेल्स जो है उनका नंबर ज्यादा होता है। सप्रेसर सेल्स, राइट, सप्रेसर सेल्स जो थे they were for inhibiting the activity of the other T cells, right, whenever required। तो ये एक एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स हो गया टू अ पर्टिकुलर ड्रग और पैथोजन और एनी ऑफ द फैक्टर। तो हेल्पर सेल्स का नंबर बढ़ जाता है और सप्रेसर सेल्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है इन द केस ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीजेस। अब जब हमने ऑटो इम्यून डिसीजेस की बात की है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑटो इम्यून डिसीजेस कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। So here we are going to talk about some of the autoimmune diseases. The very first one is the Addison's disease. Addison's disease. Now Addison's disease mainly affects your adrenal cortex, right? Adrenal जो gland है, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर लोकेटेड है, वो छोटी सी ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड्स में दो पोर्शन होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर होता है और मेड्यूला अंदर होता है। तो कई बार एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसका अंडर सिक्रीशन, मतलब अगर उसके हार्मोन्स प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जो होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर ये हार्मोन्स अंडर प्रोडक्शन हो रहे हैं देन अ पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द Addison's disease, which is an autoimmune disease. So adrenal cortex under secretion of its hormones. Symptoms can be nausea, weakness, blood volume decreases, blood pressure also decreases, right? तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है अगर उसका अंडर सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन्स का, ठीक से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं रिलीज हो रहे, तो क्या हो सकता है कि जो सोडियम लेवल है, सॉल्ट लेवल है, बॉडी का सॉल्ट बैलेंस है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर भी उसी रीजन से कम हो जाता है। नोजिया, वीकनेस आर सम ऑफ द जनरलाइज सिम्टम्स। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका डिटेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट? जस्ट बाय सम ऑफ द सिम्टम्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एडिसन्स डिसीज। बट ये डिसीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स खुद ब खुद अपना सिक्रीशन जो है वो कम कर देता है। सो इट इज अ माल फंक्शन ऑफ अवर एड्रिनल कॉर्टेक्स इटसेल्फ एंड देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन द ऑटोइम्यून डिसीज। The second autoimmune disease which we can discuss over here is the disease of diabetes mellitus, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। डायबिटीज मेलिटस। अब डायबिटीज मेलिटस जो है उसमें बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज आर द वन विच आर रिस्पॉन्सिबल, और उनका भी अंडर सिक्रीशन। तो अंडर सिक्रीशन अगर होगा बीटा सेल्स का, ठीक है, तो अगर अंडर सिक्रीशन होगा मतलब लो लेवल ऑफ इंसुलिन, लो लेवल ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस मतलब ब्लड शुगर लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? सो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस। यहाँ पे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स जो हैं वो खुद ब खुद डैमेज हो गए हैं, राइट? देयर इज नो रीजन फॉर द डैमेज ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। सडनली इट माइट हैपन that their functioning might disrupt। उनके फंक्शनिंग कम होने से इंसुलिन नहीं ठीक से बन पाता, इंसुलिन नहीं बन पाता, इसलिए ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो डायबिटीज मेलिटस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज।
The third disease, that is Graves' disease. Graves' disease is a disease that is associated with the thyroid gland. Thyroid gland. कई बार थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर प्रोडक्शन कर लेता है हॉर्मोन्स का, जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, राइट। तो वैसी कंडीशन जो है, जो थायराइड ग्लैंड के डिसरप्शन या डैमेज से हुई है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन से हुई है, उसे कहा जाता है ग्रेव्स डिसीज। Similar to Graves' disease is one more disease of thyroid gland itself, which is known as Hashimoto's disease. Hashimoto disease is, again, there will be a swelling that is found in the thyroid gland, due to which there is underproduction of thyroid hormones, under secretion of थायराइड हॉर्मोन्स। अगर थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल मेंटेन्ड नहीं है तो दैट कैन बी अ डिसीज कॉल्ड हाशिमोटोस डिसीज। और यहाँ पे इन दिस केस इट कैन हैपन दैट द बॉडी मेटाबॉलिक रेट, डाइजेशन, जो सारी प्रोसेसेस, अब्जॉर्प्शन, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिसरप्ट जस्ट ड्यू टू सच डिसीज, राइट। तो ग्रेव्स डिसीज और हाशिमोटो डिसीज दोनों ही थायराइड ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है। Another disease is myasthenia gravis. Myasthenia gravis is a disease which affects your muscles. Muscles become very much weak and painful, right? इसमें क्या होता है कि disruption of the neurotransmitter acetylcholine, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो तो रिलीज हो रहा है, बट उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं नर्व सेल में, वो रिसेप्टर्स प्रॉपरली उसे रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिसेप्टर की जगह पे, न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पे कोई इनहिबिटर अटैच हो जाता है, और इनहिबिटर अटैच हो जाने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे नर्व सेल तक पहुंच नहीं पाते, और इसीलिए इम्पल्स कंडक्शन जो है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। और अगर इम्पल्स कंडक्ट नहीं होंगे प्रॉपरली, then again that will be affecting the action of the muscles. So that is again an autoimmune disease. Other autoimmune disease is rheumatic fever. Rheumatic fever is a disease which mainly affects the valves of heart. Affects valve of heart. जो हमारा हार्ट है वहां पे बाइकस्पिड वाल्व और एओर्टिक वाल्व, मेनली ये दोनों वाल्व जो है उनकी एक्शन डैमेज हो जाती है ड्यू टू द डिसीज रोमेटिक फीवर। ओके, सो इट इज अ डिसीज एसोसिएटेड विद द वाल्व्स ऑफ द हार्ट। तो आप देख सकते हो कि ऑटोइम्यून डिसीजेस में एडिसन्स डिसीज, डायबिटीज मेलिटस, ग्रेव्स डिसीज, हाशिमोटोस, मायस्थेनिया ग्रेविस, रोमेटिक फीवर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ such disease, rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis में IgM और IgG ये दोनों एंटीबॉडी जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, IgM और IgG। और म्यूटेंट जो IgM होता है, it damages the IgG antibody and therefore it causes pain in the joints. Okay, so painful joints is a common symptom of the rheumatoid arthritis, and it is very common in the individuals with after a certain age of 50 or 55 years. So that was different types of autoimmune diseases. ठीक है, अब autoimmune diseases तो सेकेंड, हमने पहले एलर्जीज की बात की, फिर हमने autoimmune diseases की बात की। अब थर्ड जो है वो है immunodeficiency diseases। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेस में भी हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट है, वो वीक है, इसीलिए वो प्रॉपर डिफेंस या प्रॉपर फाइट नहीं दे पा रही। यहाँ पे मेनली बी सेल्स और टी सेल्स अफेक्ट हो जाते हैं। ये जो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेस और सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेस। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज कब कहा जाता है? जब
कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सिंस बर्थ के टाइम से अगर कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी हो तो उसे प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है। पर सेकेंडरी कब कहा जाता है? तो ड्यू टू एन इन्फेक्शन और ड्यू टू मैलफंक्शन ऑफ अ बॉडी पार्ट, इफ सच डिसीज अकर्स, तो उसे सेकेंडरी कहा जाता है। जैसे कि एड्स जो है वो कोई इन्फेक्शन से फैला है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फैला है, इसीलिए एड्स जो है वो एक सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। पर प्राइमरी का एग्जांपल होता है स्किड। स्किड इज SCID। स्किड जो होता है वो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है। कई बच्चों में बर्थ से ही बी सेल और टी सेल फॉर्मेशन नहीं होता। अगर बर्थ से बी सेल और टी सेल फॉर्मेशन नहीं होता तो उस बच्चे की इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक रह जाती है और ऐसे डिसीज कंडीशन को कहा जाता है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, राइट। सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी में हमने ऑलरेडी एड्स के बारे में पढ़ा है। So we are going to discuss about AIDS and cancer in brief, and then after we are going to discuss about some of the drugs.